हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये जो वीडियो है ये 10th क्लास के बच्चों के लिए होने वाला है, जिसमें मैं आपको हिंदी का जो आपका 12 मार्च को जो पेपर होने वाला है उसका ये एक्सपेक्टेड पेपर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो इस पेपर में से आपको अच्छे खासे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ये पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका समय 3 घंटे 15 मिनट होने वाला है, ओके। और जो पूर्णांक है वो आपका 80 नंबर का होने वाला है। और यहाँ पे देखिए आपका पेपर का कोड, यहाँ पे आपको अपने जो रोल नंबर है वो लिखने होते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं जो कि 20 हैं, और पेजेस जो प्रिंटेड पेजेस हैं वो 11 है, ठीक है। तो इस तरीके का आपका पेपर होने वाला है। तो चलिए आगे इसको देखते हैं। यहाँ पे आपके जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए सामान्य निर्देश रहने वाले हैं। इसमें फर्स्ट है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखे, यानी कि आपको रोल नंबर जो मैंने आपको ऊपर जो दिखाए डिब्बे, उनमें आपको अपने रोल नंबर अवश्य लिखने हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखे, यानी कि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको अपनी कॉपी में ही लिखना है, ना कि आपको पेपर पर कुछ लिखना है, ठीक है ना। अगला है जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड है उन सभी प्रश्न के उत्तर एक साथ ही लिखे। अब यहाँ पे आंतरिक खंड का मतलब होता है कि यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको पूरे 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको उन 15 के सारे के आंसर एक साथ ही लिखने हैं। ये नहीं कि आपको 3-5 के आंसर यहाँ पे लिख दिए और बाकी जो बचे 10 उनका आंसर आपने किसी अगले पेज में लिख दिए, तो ऐसा नहीं होगा। एक साथ सबका आंसर आपको लिखना है, ठीक है। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। यहाँ पे आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हो तो उससे पहले आप क्वेश्चन का जो नंबर है वो आप ज़रूर से लिखें कि ये किस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं आप क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपका खंड ए स्टार्ट होता है। तो खंड ए में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका 15 नंबर का होने वाला है, क्योंकि इसमें आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक है ना। तो निम्नलिखित बहुविकल्पात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, यानी कि यहाँ पे आपसे एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संज्ञा शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ओके। यहाँ पे आपका क्वेश्चन था कि यहाँ पे आपको इसमें से संज्ञा शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो उदाहरण है वो आपको बताना है। तो मित्रता एक भाववाचक संज्ञा में आता है, ठीक है ना, क्योंकि ये मित्रता एक भाव है, ठीक है ना। यहाँ पे लड़का लड़का कोई व्यक्तिवाचक नहीं हुआ, ये एक समूह जैसा हो जाता है, ठीक है ना। पर्वत भी समूह में आ जाता है। और यहाँ पे जो हिमालय है, ये हिमालय एक पर्वत का नाम है, यानी कि ये नाम है, ये कोई व्यक्ति, जैसे व्यक्ति का कोई नाम होता है ना, उसी तरीके से हिमालय भी एक नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक में आ जाता है, यानी कि ऑप्शन डी, ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मानसिक शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय प्रत्यय क्या होता है, जिसमें अंतिम में जो प्रत्यय यानी कि जो जुड़े हुए हैं होते हैं शब्द, उनको क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे मानसिक यानी कि मानस प्लस इक। अब यहाँ पे इक ढूंढना है, तो यहाँ पे ये तो है ईक और ये है इक, तो यहाँ पे जो ब है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से यण संधि का उदाहरण है। यण संधि का उदाहरण यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे स्वच्छ जो है ये यण संधि का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन ड इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शताब्दी शब्द में समास का प्रकार है। शताब्दी शब्द यानी कि यहाँ पे समास आपको बताना है, शताब्दी में कौन सा समास है। तो देखिए शताब्दी जो है इसमें आपका द्विगु समास होने वाला है। कौन सा, द्विगु समास, ओके। अगला क्वेश्चन है नेताजी का चश्मा। पाठ में नेताजी की मूर्ति बनाने वाला था, जो मूर्ति बनाने वाला था वो कौन था, मास्टर हीरालाल था। कौन था, मास्टर हीरालाल, यानी ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है झूठा सच नामक उपन्यास के लेखक। झूठा सच नामक जो उपन्यास है आपका यहाँ पे, तो उसका जो लेखक है वो कौन है, उसका लेखक है यशपाल। कौन है, यशपाल, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, मन्नू भंडारी के साहित्य का दायरा बढ़ाने में सर्वाधिक योगदान रहा, किसका योगदान रहा यहाँ पे, ये योगदान रहा आपके शीला अग्रवाल का। किसका, शीला अग्रवाल का। अगला है शहनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। शहनाई जो होता है वो होता है अपना सुशीर वाद्य यंत्र। कैसा, सुशीर वाद्य यंत्र। अब सुशीर वाद्य यंत्र क्या होता है, जो फूंक दे के बजाया जाता है, ठीक है ना, यानी कि जिसमें फूंक दिया जाता है और वो बजता है, तो वो होते हैं सुशीर वाद्य यंत्र, ओके। अगला है वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि हैं। वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि कौन है, वो है सूरदास। कौन है, सूरदास है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखिए, नाथु शंभु धनु भंज निहारा, होये ही कोहू एक दास तुम्हारा।
उपयुक्त काव्य पंक्ति किस ओर संकेत करती है? तो ये जो संकेत करती है वो करती है राम के ऊपर। किसके ऊपर? यानी किसकी ओर? राम की ओर। ठीक है ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला है कामयानी के रचयिता। कामयानी के रचयिता जो हैं वो होने वाले हैं जयशंकर प्रसाद। कौन? जयशंकर प्रसाद। ओके, अगला क्वेश्चन है यह दंतुरित मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान कविता का केंद्रीय पात्र। यहाँ पे यह दंतुरित मुस्कान जो कविता है उसका केंद्रीय पात्र यहाँ पे कौन है? तो इसका जो केंद्रीय पात्र है वो होने वाला है बच्चा। कौन? बच्चा। ओके, बच्चा इसका केंद्रीय पात्र होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, माता का आंचल पाठ में लेखक के पिता लेखक को किस नाम से पुकारते थे? किस नाम से पुकारते थे? भोलानाथ। किस नाम से? भोलानाथ के नाम से, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला है साना साना हाथ जोड़ी पाठ में यात्रा से लौटते समय जितेन के कितने फुटप्रिंट की जानकारी दी? किनके फुटप्रिंट की जानकारी दी? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु नानक। किसके? गुरु नानक के फुटप्रिंट की जानकारी दी। अगला है हिरोशिमा की घटना पर आधारित पाठ का नाम। हिरोशिमा की घटना, इस पर आधारित पाठ का नाम क्या है? तो वो होगा मैं क्यों लिखता हूँ। क्या हो जाएगा? मैं क्यों लिखता हूँ। ऑप्शन द इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि आपकी रिक्त स्थान आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल 4 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, हर एक 1 नंबर का होगा। फर्स्ट है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक, लेखक मतलब स्वयं अपने लिए करता है, तो उसे कौन सा सर्वनाम कहते हैं? यानी कि अपने लिए, स्वयं के लिए कर लिया, यानी कि निज के लिए कर लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा निजवाचक सर्वनाम। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। ओके, अगला है यहाँ पे इस गेंद को मत फेंको, इस गेंद को मत फेंको वाक्य में विशेषण। तो यहाँ पे मत फेंको यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कालवाचक। कौन सा? कालवाचक विशेषण। ओके, अगला है ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वो कौन से शब्द कहलाते हैं? विकारी या अविकारी? तो यहाँ पे आएगा अविकारी शब्द। कौन सा? अविकारी शब्द। ओके, अगला है संयोग शब्द में उपसर्ग है, तो संयोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अब देखिए उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर इतना ही होता है कि उपसर्ग होता है आगे वाला पार्ट और प्रत्यय होता है पीछे वाला पार्ट। ओके, यानी कि कोई भी शब्द है उसके पीछे वाला पार्ट होता है प्रत्यय और आगे वाला पार्ट होता है उपसर्ग। ठीक है ना। तो यहाँ पे है संयोग। अब संयोग में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? देखिए सम, यहाँ पे हलंत वाला सम। ओके, क्योंकि यहाँ पे बिंदी है यानी कि आधा मैं है, तो सम प्लस योग, संयोग। ओके, क्या हो जाएगा? संयोग। तो यहाँ पे सम उपसर्ग है। ओके, याद रखिएगा सम उपसर्ग इसमें होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका आने वाला है यहाँ पे गद्यांश, यानी कि अपठित गद्यांश, जो कि आपकी बुक से नहीं पूछा जाता, यहाँ पे ये कहीं बाहर से दिया जाता है। ठीक है ना। तो ये आपका 6 नंबर का होने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपसे टोटल 6 क्वेश्चन पूछने वाला है। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको पूरे गद्यांश को अच्छे से ध्यान से रीड करना है, इसके बाद आपको इनका आंसर आपको देना है। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक, तो यहाँ पे उचित शीर्षक इसका बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो उचित शीर्षक इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे इसकी हम 2-3 लाइन पढ़ के देखते हैं एक बार। तो देखिए किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभकारक मनोविकार होता है उसे उसी को भय कहते हैं। ठीक है ना। क्या कहते हैं? भय कहते हैं। यानी कि इसका जो शीर्षक है वो हमको मिल गया है। क्या शीर्षक क्या हो जाएगा इसका? भय हो जाएगा। याद रखिएगा किसी भी गद्यांश का जो शीर्षक होता है वो हमको एक या दो, यानी कि 1 या 2 लाइन में ही हमको मिल जाता है। ठीक है ना। तो इसका शीर्षक क्या हो जाएगा? भय हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे शीर्षक में आपको ये कंप्लीट लाइन नहीं लिखनी है, इसका शीर्षक बताना है, टाइटल बताना है, तो यानी कि इसका टाइटल क्या हो जाएगा? भय हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए भय को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे ये लाइन जो अभी मैंने आपको पढ़ के बताई, यहाँ तक की लाइन, यानी स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक की, इसको आपको सेकंड नंबर के में आपको लिखना है, यानी सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें लिखना है। ठीक है ना। इसी तरीके से आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनका आपको आंसर इस पैसेज से ढूंढ के आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको पद्यांश दिया जाएगा जो कि अपठित होगा, यानी कि ये भी आपकी बुक से नहीं होगा। तो यहाँ पे 6 आपसे क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाएंगे, यानी 6 नंबर का आपका होने वाला है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन वही आपका शीर्षक ही पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक है, तो यहाँ पे इसका शीर्षक क्या हो जाएगा? देखिए मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। यानी कि इसका जो शीर्षक है वो हमको मिल गया है। तो इसका शीर्षक क्या होने वाला है?
सांसारिक जीवन यानी कि जग जीवन जिसको बोल सकते हैं, तो आप इसमें शीर्षक जग जीवन भी लिख सकते हैं। और जग का मतलब होता है संसार, तो यानी कि सांसारिक जीवन भी इसका शीर्षक आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका शीर्षक आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 6 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे, तो आपको इनका आंसर यहाँ से ढूंढ के देना है, ठीक है ना। अगला आता है, स्टार्ट होता है अपना खंड ब, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी बुक के जो क्वेश्चन हैं वो आपको इसमें दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लघुत्रात्मक प्रश्न हैं जो कि 40 शब्दों में इनके आंसर आपको देने होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा, उपयुक्त कथन किसके संदर्भ में व क्यों कहा गया। तो ये आपके बुक के क्वेश्चन हैं जो कि आपके 2-2 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। आपको 40 से 50 शब्दों में इनके आंसर देने होते हैं। तो ये आपको पढ़ लीजिए अच्छे से, इनका आंसर आप याद कर लीजिए। इनमें से आपको क्वेश्चन 100% एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। अगला यहाँ पे स्टार्ट होता है अपना खंड स। क्या होता है, खंड स स्टार्ट होता है, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 12 है जो कि आपका 4 नंबर में पूछा जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें भी आपसे गद्यांश पूछेगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये जो गद्यांश होंगे वो आपकी बुक से दिए जाएंगे, यानी कि ये पठित गद्यांश होंगे जो आपकी बुक के चैप्टर है ना उनमें से ये दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें भी आपको यही करना है कि सबसे पहले आपको अच्छे से इनको पढ़ना है और फिर इन क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पे देने होते हैं, ठीक है ना। इसमें आपसे 4 ही क्वेश्चन पूछेगा ओनली, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है जो कि आपसे, देखिए इसमें आपको यानी कि यहाँ पे जो अथवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपसे यहाँ पे दिए जाएंगे, यानी कि अथवा में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आप कोई सा भी इनमें से कर सकते हो, ठीक है ना। अगला यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है जिसमें आपको पद्यांश दिया जाएगा जो कि आपकी बुक का होगा, ठीक है ना। तो आप ये कर लीजिएगा, यहाँ पे 4 नंबर में ये पूछे जाएंगे, 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। यहाँ पे भी आपको अथवा में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अपना 14 नंबर जो कि आपका 3 नंबर में पूछा जाएगा, जो आपकी बुक के क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है ना, जो कि बड़े क्वेश्चन होंगे। 60 से 80 शब्द में इनका आंसर आपको देना होगा, ठीक है। यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पे देखिए आपको है ना अथवा में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब याद रखिएगा अथवा में जो आंसर देना है वो किस तरीके से देना है। देखिए जैसे कि आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है, आपको देना है आंसर नीचे वाले का, तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर जमाना है आपको क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ना, और वहाँ पे उसी लाइन में लिखना है अथवा, अथवा लिख के और फिर आपको इसका आंसर कर देना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करना है जिससे आपको एक भी नंबर कटने के चांस नहीं रहेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है, वो भी आपके बुक का क्वेश्चन होने वाला है। अगला यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन जो कि खंड द स्टार्ट हो जाता है। तो 17 नंबर क्वेश्चन है, ये आपके बुक के ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये सबसे बड़े क्वेश्चन होते हैं, यानी 4 नंबर में अकेला एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आपको 80 से 100 शब्दों में आपको देना होता है, ठीक है। यहाँ पे अथवा में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन जो कि आपका है निबंध। आपको यहाँ पे ऐसे लिखना होगा जो कि आपका 6 नंबर में पूछा जाएगा। 300 शब्दों में आपको कंप्लीट ऐसे लिखना होगा। यहाँ पे आपको टॉपिक दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कोई सा भी टॉपिक चूज़ कर लीजिए, वहाँ पे आपको इन पॉइंट्स पर आपको यहाँ पे इनकी कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी होगी। जैसे प्रस्तावना सबसे पहले लिखना होगा, षड ऋतुएं यानी कि भारत में षड ऋतुओं का प्रभाव कैसा है इसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे षड ऋतुएं बतानी होंगी। फसलों का उत्पादन बताना होगा कि भाई इन ऋतुओं में कौन कौन सी फसलों का उत्पादन होता है। मानव जीवन पर प्रभाव किस तरीके से इन पर पड़ता है ऋतुओं का। और यहाँ पे उपसंहार या तो ये आपको बताना होगा। अगला है यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपके 4 पॉइंट दिए जाएंगे। 4 पॉइंट से आपसे क्वेश्चन यहाँ पे निबंध लिखवाएगा, ठीक है ना। आपको चारों में से कोई भी एक पर आपको निबंध लिखना है, ये नहीं आपको चारों पर लिख देना है, सिर्फ एक पर आपको लिखना है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन होगा 19 नंबर, इसमें आपसे पूछा जाएगा प्रार्थना पत्र, ठीक है ना। तो प्रार्थना पत्र आपसे पूछा जाएगा 4 नंबर में। और अथवा में आपसे यहाँ पे देगा आपको, अथवा में आपको देगा एक पत्र, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको प्रार्थना पत्र और पत्र में से कोई भी एक कर लेना है, ठीक है। अगला यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपको विज्ञापन होगा, 4 नंबर में पूछा जाएगा। विज्ञापन आपको यहाँ पे तैयार करनी है और यहाँ पे विज्ञापन ही अथवा में दी जा रही है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 और 19 को तो बिल्कुल नहीं छोड़ के आना है, ठीक है ना। तो ये था आपका पेपर, इसमें से आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।